नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 जून 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज, एक एक करके देखते हैं। एक तो इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, इसके बारे में बात करेंगे। क्या विक्टिम से शादी करके एक इंडिविजुअल अपने आप को सजा से बचा सकता है? अगर एक इंडिविजुअल ने विक्टिम का रेप किया है या उसको मारा है, तो विक्टिम से शादी करके या उसके फैमिली मेम्बर्स में से किसी के साथ शादी करके क्या अपनी जेल की सजा को आप कम कर सकते हो? इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट निकल के आए हैं। इन दोनों ही जजमेंट को देखेंगे और लेटेस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर डायलॉग के बारे में बात होगी। इंडिया वियतनाम ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया, इसके बारे में बात होगी। रशिया यूक्रेन के ग्रेन एक्सपोर्ट प्लान को सपोर्ट कर रहा है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। खरीफ एमएसपी, बेसिकली यहाँ पे खरीफ के सीजन की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको यहाँ पे बढ़ाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। आईएस कैडर रूल्स जो कि नए बनाए गए थे, इनको ग्राउंड लेवल पे अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है सरकार। क्यों नहीं कर रही है, क्या क्या रूल्स थे, इसको देखेंगे। चाइना और कंबोडिया के बीच में जो रीम पोर्ट प्रोजेक्ट है, इसको लेके जो कंबोडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस कंबोडिया की जमीन पे बढ़ रही है। कंबोडिया ने बोला कि नहीं भाई, कोई मिलिट्री प्रेजेंस नहीं बढ़ रही है, हम अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना कि फॉरेन ट्रूप्स की। और फाइनली श्रीलंका के अंदर चाइना इंडिया के साथ मिलकर श्रीलंका की मदद करना चाहता है। तो ये सारी की सारी न्यूज़ेस हैं, आगे समझने की कोशिश करेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, एरोगेट। एरोगेट मतलब टेक और क्लेम समथिंग विदाउट जस्टिफिकेशन, किसी चीज़ को हथियाना, हड़प लेना, झूठा दावा करके उस चीज़ को हड़प लेना। जो चीज़ आपकी नहीं है उसके ऊपर भी अपना क्लेम दिखाना, उसको जबरदस्ती हड़पना जबकि वो आपकी है ही नहीं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। लाइक और शेयर जरूर करिएगा वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। तो भैया सबसे पहली चीज, आरबीआई रेजेस रेट्स टू टेम इन्फ्लेशन। आरबीआई ने बोला है कि भैया देखिए, जो एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी हम लेके चल रहे हैं, इसको हम धीरे धीरे करके हटाएंगे। एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि हम इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा रखेंगे, ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ज़्यादा ग्रोथ हो। लेकिन अब इस एकोमोडेटिव एक्टिविटी को, स्टांस को हम कम करेंगे, ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस एमपीसी का क्या बोलना है कि भाई देखिए, 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट हमने बढ़ा दिया है, 4.9% पे पहुंचा दिया है। मतलब रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब है कि जिस रेट पे आरबीआई बाकी बैंकों को लोन देता है, वो रेट बढ़ रहा है, वो रेट बढ़ रहा है, तो बैंकों के पास ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन पहुंचेगा, तो बैंक भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे आगे मार्केट में घुमाएंगी, तो लोन महंगे हो जाएंगे, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी। ठीक है भाई, ऐसा यहाँ पे बोला गया। इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशन का कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है कि Q1 में इन्फ्लेशन है 7.5, Q4 में होगा 7.4, Q3 में होगा 6.2, Q4 में होगा 5.8। अब आपको क्वार्टर नहीं पता है तो Q1 होगा अप्रैल मई जून 2022, Q2 होगा जुलाई अगस्त सितंबर 2022, Q3 होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022 और Q4 होगा जनवरी फरवरी मार्च 2023। तो इसमें इतना इतना इन्फ्लेशन रहने वाला है। ओवरऑल पूरे साल का इन्फ्लेशन रहेगा 6.7%। लेकिन एक कैच है दोस्तों, यहाँ पे कैच ये है कि ये इन्फ्लेशन बेसिकली इस बेसिस पे एस्टिमेट किया गया है कि जो मॉनसून है वो आगे आने वाले समय में नॉर्मल रहने वाला है। और अगर आगे आने वाले समय में मॉनसून गड़बड़ाता है और मॉनसून की वजह से खेती कम होती है, तो ओवरऑल फूड के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, सप्लाई चेन इशू आ सकते हैं और इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। प्लस ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि देखिए, वॉर चल रहा है, सप्लाई चेन शॉक्स चल रहे हैं, उसके बाद भी इंडियन इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स हैं वो स्ट्रांग हैं। हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को रीप्रायोरिटाइज किया है। सरकार ने भी रिसेंटली एक्साइज ड्यूटीज़ को कम किया है ताकि तेल वगैरह के दाम कम किए जा सकें। ये अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। इन्फ्लेशन की बात की जाए, देखिए इन्फ्लेशन के बारे में तो मैंने आपको बताया, पूरे साल का इन्फ्लेशन 6.7% किया गया। जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो 2022-23 में रियल जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.2% होगी। Q1 में जीडीपी बढ़ेगी 16.2%, Q2 में 6.2, Q3 में 4.1 और Q4 में 4%। तो ये सब ओवरऑल यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स दिए गए जिसके बारे में आज की डेट में मैंने आपसे एडिटोरियल में भी थोड़ी बहुत बात की थी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या बोला गया है, 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ाया गया। 50 बेसिस पॉइंट, 1 बेसिस पॉइंट होता है 0.01%, तो 50 बेसिस पॉइंट हो जाएगा 0.5%। तो अब रेपो रेट हो गया 4.9%। पिछले 5 हफ्तों में दूसरा इंक्रीज। प्री पेंडेमिक लेवल से अभी भी रेपो रेट कम है। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 5.7 से 6.7 पहुंच गई है। एडिबल ऑयल के प्राइसेस अंडर प्रेशर हैं, तो ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई कंडीशंस के चलते आगे आने वाले समय में एडिबल ऑयल के दाम और बढ़ सकते हैं। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन आउटलुक में अभी भी अनसर्टेनिटी है, टेंस ग्लोबल सिचुएशन की वजह से।
जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इस साल की 7.2% है। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रेंथ में आ रही है, लेकिन मॉनसून अगर नॉर्मल रहा तो स्ट्रेंथ में आएगी, मॉनसून गड़बड़ाया तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। अब क्रेडिट कार्ड को भी यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस से जोड़ा जाएगा, यूपीआई से जोड़ा जाएगा। रुपी क्रेडिट कार्ड को पहले यूपीआई से जोड़ा जाएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स की जो लेंडिंग लिमिट है हाउसिंग लोन्स के लिए वो दुगनी कर दी गई है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स अब CRERH स्कीम में सेक्टर में लोन दे सकते हैं, मतलब कॉमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर में लोन दे सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को डोर स्टेप बैंकिंग ऑफर की गई है। तो ये कुछ यहाँ पे आप कह लो हमने हाइलाइट्स देखे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है हाइक इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ सीजन। तो भैया 100 रुपये प्रति क्विंटल पैडी के दाम बढ़ा दिए गए हैं 2022-23 खरीफ सीजन के लिए। लगभग 14 खरीफ क्रॉप्स के एमएसपी बढ़ाए गए हैं और 4 से 8% के बीच में एमएसपी बढ़ाए गए। 2021-22 में 1 से 7% के बीच में बढ़ाए गए थे। तो भैया पैडी की बात की जाए, चाहे कॉमन पैडी हो चाहे ग्रेड ए का पैडी हो, दोनों के ही एमएसपी बढ़ाए गए हैं। पिछले साल कॉमन पैडी का दाम था 1940 रुपये प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए का दाम था 1960 रुपये प्रति क्विंटल। 1940-1960 इन दोनों को ही 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाया गया। ज्वार का जो रेट है उसका एमएसपी 8% से बढ़ाया गया। मेज का रेट 92 रुपीज से बढ़ाया गया, पहले 1870 था, अब कितना हो जाएगा 1962। तो ये सब ओवरऑल दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी भी बढ़ाई है। पिछले साल सरकार का फर्टिलाइजर सब्सिडी में 1 लाख करोड़ खर्चा हुआ था। इस साल सरकार का लगभग 2.10 लाख करोड़ खर्चा होगा फर्टिलाइजर सब्सिडी में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ रहे हैं इस रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। चूंकि रशिया एक बड़ा मैन्युफैक्चरर था फर्टिलाइजर्स का, तो उस कंटेक्स्ट में सप्लाई चेन शॉक्स के चलते इंडिया में फर्टिलाइजर के दाम बढ़ेंगे तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी यहाँ पे देखिए बढ़ेगी। और एमएसपी बढ़ानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि भाई देखो सीधी बात है, फार्मर्स को लगना चाहिए कि हाँ भाई वो किसी खेती में इन्वॉल्व हो सकते हैं, सरकार उनके क्रॉप्स को खरीद लेगी। हालांकि इस समय पे सरकार को फार्मर्स से क्रॉप खरीदना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि जो फार्मर है वो सरकार को क्रॉप बेच ही नहीं रहे, वो मार्केट में क्रॉप बेचना चाहते हैं, मार्केट में उनको ज़्यादा दाम मिल रहा है। तो एमएसपी क्या एक प्रकार का मार्केट इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जितना इनपुट लगा है एक फार्मर का, उस इनपुट पे कम से कम 50% का रिटर्न तो फार्मर को मिले। तो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्रेन होने की वजह से दाम बहुत नीचे जा रहे हैं अगर मार्केट फैक्टर्स में, तो भी सरकार यहाँ पे आए और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फिक्स दाम पे सरकार फार्मर्स से उनका प्रोडक्ट खरीद ले, ताकि फार्मर्स डिस्ट्रेस सेलिंग ना करें। क्योंकि फिर डिस्ट्रेस सेलिंग में फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हो जाता है, फिर सुसाइड वगैरह बढ़ जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो पंजाब में एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक मेजर मुद्दा था। एमएसपी को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? देखिए, एमएसपी को अप्रूवल देने वाली फाइनल अथॉरिटी कौन होती है? 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो एमएसपी को कौन सी अथॉरिटी डिवाइस करती है और उसको फाइनल अप्रूवल कौन सी अथॉरिटी देती है? दोनों ही नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। CACP करके एक बॉडी है, ठीक है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस फाइनल अप्रूवल देता है एमएसपी को, या फाइनल अप्रूवल कोई और देता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फिर एमएसपी को डिसाइड करते हुए इन सारे फैक्टर्स को देखा जाता है: कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट प्राइसेस, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, मार्केट प्राइसेस में ट्रेंड, डिमांड एंड सप्लाई, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन, पैरिटी बिटवीन पेड एंड प्राइसेस रिसीव्ड बाय द फार्मर्स, और इशू प्राइसेस क्या है, ये सब चीज़ें जीएस पेपर 2 में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज़ ये है यहाँ पे कि क्या विक्टिम की फैमिली से मैरी कर लेने में, मतलब विक्टिम की फैमिली में अगर आप किसी से मैरी कर रहे हो या खुद विक्टिम से मैरी कर रहे हो, तो क्या आपका जेल टाइम माफ कर दिया जाएगा? आपने उस विक्टिम का रेप किया, या फिर मान लीजिए अटेम्प्ट टू मर्डर किया, या कोई और क्राइम किया है, तो उस क्राइम की अगर आप सजा काट रहे हो और उस कंटेक्स्ट में आप उसी घर की किसी लेडी के साथ शादी कर लेते हो, तो क्या आपको माफ कर दिया जाएगा? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट से ऐसा नजर आता है। जून में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंदर अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल किया और क्या किया कि एक आदमी जिसने कि एक लड़की को मारने की कोशिश की थी, उस लड़की की बहन से शादी कर ली। 18 महीने से ये आदमी जेल में था। तो चूंकि बहन से शादी कर ली और ओवरऑल वो एक ही लोकेलिटी में रहते, तो सब लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और बोले कि भाई ठीक है, हम इस आदमी को माफ करते हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की ताकत इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया, जबकि केस मद्रास हाई कोर्ट में पेंडिंग था। तो क्या यहाँ पे विक्टिम जिसके ऊपर आपने अत्याचार किया है, उससे शादी कर लेने से या उसके किसी फैमिली मेंबर से शादी कर लेने से आपके पाप धुल जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट से ऐसा लगता है। तो एक तो ये केस था
दूसरा केस मैंने एक अलग से वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि तमिलनाडु के अंदर एक इंडिविजुअल के ऊपर पॉक्सो के चार्जेस लगे थे। उसने अपनी माइनर नीस का रेप किया था, उससे बच्चा पैदा किया था, उससे शादी कर ली थी अपने आप को बचाने के लिए, तो उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के चार्जेस लगे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या बोला कि भाई तमिलनाडु की सोसाइटी में अंकल से शादी करने की प्रथा है, तो उस केस में हम उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ना लड़की वाले को घर को प्रॉब्लम है, ना लड़के वाले को घर को प्रॉब्लम है, तो हम बीच में क्यों घुसे, और वहां पे भी माफ कर दिया गया था इंडिविजुअल को। तो बेसिकली अगर आप क्राइम करते हो लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से, और उस क्राइम को रिजॉल्व करने के लिए विक्टिम से या विक्टिम की फैमिली किसी मेंबर से शादी कर लेते हो, तो क्या उस केस में आपका क्राइम माफ हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट से पता चल रहा है कि माफ हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल ये प्रोग्रेसिव जजमेंट बहुत सारे तबकों के हिसाब से नहीं है, क्योंकि रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने बोला है कि 2021 में 2020 के कंपैरिजन में 30% क्राइम बढ़ा है वुमेन के अगेंस्ट, और ज्यादातर क्राइम उनकी लाइफ और डिग्निटी के अगेंस्ट थे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को लगभग 31,000 कंप्लेंट्स मिली है वुमेन के अगेंस्ट क्राइम की 2021 में, जिसमें 11,000 कंप्लेंट्स इस बात को लेके थी कि वो एक डिग्निटी वाली लाइफ नहीं जीत पा रही है, उनका इमोशनल अब्यूज हो रहा है। इनफैक्ट जुडिशरी के दिमाग में जो मिसकंसेप्शन, जो मिसोजिनी, जो कंजर्वेटिव ख्याल फैले हुए, किससे बताया जा रहा है कि ऐसे बोबड़े साहब ने, शरद बोबड़े साहब ने, जो कि उस समय पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, एक रेप एक्यूज्ड के लॉयर से बोला कि जिसने रेप किया है क्या वो शादी कर लेगा उससे? मतलब समझिए, बेसिकली एक लड़की का रेप हुआ, जिसने रेप किया, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया, उसके लॉयर से बोबड़े साहब ने क्या बोला कि क्या तुम्हारा क्लाइंट इस लड़की से शादी करने को तैयार है? अब इस प्रकार के सवाल अपने आप में जुडिशियल स्टैंडिंग को नीचे गिराते हैं। बाद में बोबड़े साहब ने इसके लिए माफी भी मांगी थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। हो सकता है उनका इंटेंशन गलत ना रहा हो और केस की हीट में वो कुछ बोल गए हो, लेकिन ये बोल देना कि जिसने रेप किया है क्या वो शादी करके अपने क्राइम को माफ कर सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ये जो जुडिशियल मिसोजिनी है, जुडिशियल जो मिसकंसेप्शन है कि हाँ भाई अगर आप एक फीमेल का रेप करते हो और उसके बाद उससे शादी कर लेते हो, उसकी किसी फैमिली मेंबर से शादी कर लेते हो, तो आप अपने क्राइम माफ कर लोगे, ये एक्चुअली में एक वुमेन होने के नाम पे धब्बा हो जाएगा। आज की डेट में वुमेन को उसकी सोसाइटी में, इस मैस्कुलिन सोसाइटी के लॉज के अगेंस्ट एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिले, इसमें इस प्रकार का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और ज्यूरिस्प्रूडेंस सही नहीं है। अभी रिसेंटली 18 मार्च 2021 को जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं एस रविंद्र भट्ट, उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक बेल ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक बेल ऑर्डर ने क्या बोला कि एक मोलेस्टर जो कि एक लड़की को परेशान कर रहा था, हम उसको बेल देते हैं बशर्ते वो लड़की के घर पे जाए हर हफ्ते और उससे एक राखी बंधवाए। अरे ये क्या बवाल है, जिसने उस लड़की को परेशान किया है उससे राखी बंधवाने के नाम पे तुम उसको बेल दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के केस को ओवरटर्न कर दिया। तो हमें 70 साल हो चुके हैं एज अ रिपब्लिक, और एज अ रिपब्लिक आज की डेट में वुमेन के रिस्पेक्ट में इस प्रकार के थॉट्स रखना हाईएस्ट जुडिशियल सर्कल्स में, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। जिस पेपर 21 जुडिशियल साइलेंट फैचेस ऑफ इंडियन सोसाइटी में न्यूज काम आएगी। फिर भाई अभी जो रिसेंटली ही आईएएस डेपुटेशन रूल्स निकाले गए थे, इनके ऊपर शायद कुछ फ्रीज कर दिया गया। एक्चुअली में हुआ यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के पास एक आरटीआई गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनसे सवाल पूछा गया, और उनसे पूछा गया कि भाई ये जो आपने आईएएस आईपीएस के रिस्पेक्ट में नियम कानून निकाले थे, खासकर सिविल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, आईएएस ऑफिसर्स के डेपुटेशन के रिस्पेक्ट में जो नियम कानून निकाले थे, वो भाई आप कब तक इंप्लीमेंट करोगे? तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि रूल्स ठंडे बस्ते में चले गए, मतलब रूल्स बनाए गए लेकिन सरकार उन रूल्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। डीओपीटी ने अपने आरटीआई रिप्लाई में बोला है कि भाई हम आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते जो फिड्यूशरी नेचर की है। अभी तक हमने कोई फाइनल व्यू नहीं लिया है, बातचीत चल रही। फिड्यूशरी नेचर मतलब कि आप एक पब्लिक ऑफिस में हो और पब्लिक ऑफिस में किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में आप लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है तब तक इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। फिड्यूशरी मतलब आप सरकारी काम कर रहे हो तो आपके ऊपर एक ट्रस्ट वाला एलिमेंट आ जाता है, भरोसे पे आप काम करते हो, तो फिर आप भरोसे को तोड़ नहीं सकते इंफॉर्मेशन लीक करके। इसलिए डीओपीटी ने बोला कि अब तक इन सरकारी नियमों को लेके हमने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो डेपुटेशन रूल्स हैं, आईएएस के, आईपीएस के, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स के, इनको अभी के लिए थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, थोड़ा पेंडिंग रखा गया। यूनियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो जितने 10% मिड लेवल मतलब जो कलेक्टर वगैरह की पोस्ट पे काम करते हैं, इनको मिड लेवल के आईएएस ऑफिसर बोला जाता है। ये सब केंद्र की सरकार में काम ही नहीं करना चाहते हैं। केवल 10% मिड लेवल के आईएएस ऑफिसर केंद्र की सरकार में, जबकि 2014 में ये नंबर 19% था। 2021 में ओनली 10% मिड लेवल आईएएस ऑफिसर्स आर सर्विंग इन यूनियन गवर्नमेंट। 13 मई को अभी
अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने 23 लोगों को अपॉइंट किया है ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे, जिसमें आईएएस हैं लगभग 6, कुछ एक ऑफिसर आईपीएस का है, कुछ ऑफिसर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के, सिविल अकाउंट सर्विसेज के, पोस्ट और टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विसेज के, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज के, रेलवे सर्विसेज के भी हैं। मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे ऐसा नहीं कि केवल आईएएस ही अपॉइंट हो रहे हैं, बाकी सर्विसेज के भी लोग अपॉइंट हो रहे हैं, हालांकि मेजरली आईएएस ही हैं, बोलबाला यहां पे आईएएस का है। अब बात यह है कि भाई देखिए, इस समय पे सरकार लेटरल एंट्री के थ्रू भी अपॉइंटमेंट कर रही है। क्या है ना, ये जो डेपुटेशन रूल्स लेके आए गए थे सरकार के द्वारा, इन डेपुटेशन रूल्स को लाने की एक वजह थी, केंद्र की सरकार के पास डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग नहीं है। इस समय पे अगर कोई मान लीजिए एक ज्वाइंट सेक्रेटरी या एक एडिशनल सेक्रेटरी है केंद्र की सरकार में, उसको इतने काम के दबे लाद रखा है ना कि वो बेचारा परेशान है। बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करते हैं ये लोग। आपको लगता है कि आईएएस हैं तो मजे मारते रहते होंगे, कोई काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत काम का प्रेशर है इनके ऊपर। कभी कभी काम का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मैनेजेबल नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्टरों से जाके बोलेंगे कि साहब थोड़े और लोगों को यहाँ पे पोस्ट करो, हमसे नहीं संभाला जा रहा काम। तो अब और लोगों को कहां से पोस्ट किया जाए? ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का आईएएस ऑफिसर तो जो राज्यों में सर्व कर रहा है उसको बुलाओगे। अब एकदम से तो ऐसा है नहीं कि सरकार पैदा कर देगी सेक्रेटरीज को। अगर सेक्रेटरी बनाने हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर, तो या तो लेटरल एंट्री से लो, तो थोड़े बहुत लोग लेटरल एंट्री से भी लिए जा रहे हैं, बट एक लिमिट से ज्यादा भी लेटरल एंट्री से नहीं लिए जा सकते। ठीक है, वो लेटरल एंट्री वाला आईएएस ऑफिसर भी किसी पर्टिकुलर विचारधारा कंपनी का होगा, वो अपने मतलब देखने लगेगा। इसलिए लेटरल एंट्री से भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स ही लिए जा सकते हैं। और आईएएस को रिक्रूट करना आसान काम नहीं है। पहले मिनिस्ट्रीज डिसाइड करती हैं इतनी वैकेंसी, उस वैकेंसी के आधार पर यूपीएससी को लेटर जाता है, यूपीएससी फिर 1 साल का रिक्रूटमेंट साइकिल चलाता है, लड़का सेलेक्ट होता है, फिर उसकी 1-1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर वो एसडीएम एसडीओ काम करेगा स्टेट में, फिर कलेक्टर काम करेगा, फिर किसी बड़ी कंपनी में काम करेगा, फिर जाके कहीं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर पहुंचेगा 20 साल की सर्विस के बाद। तो एक लंबा प्रोसेस होता है एक सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट का। तो एकदम से सेक्रेटरी पैदा नहीं किए जा सकते हैं। और चूंकि यहां पे केंद्र की सरकार को जरूरत थी, तो एकदम से यहां पे डेपुटेशन रूल निकाल दिए गए। इन डेपुटेशन रूल्स में यह बोला गया कि हर स्टेट में एक सीडीआर बनाया जाएगा। उस सीडीआर में नाम डिप्यूट करेगी राज्य की सरकार। उस सीडीआर की टोटल स्ट्रेंथ 40% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मिड लेवल के केवल 10% अधिकारी काम कर रहे हैं केंद्र की सरकार में, मतलब ज्यादातर राज्य की सरकारों में है। और एक्चुअली में वो राज्य की सरकारों में रहना चाहते हैं, क्योंकि सेंसिटिव पोस्टिंग राज्य की सरकारों में ज्यादा है। इसीलिए केंद्र ने कुछ नियम बना दिए थे कि भैया केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर काम करेंगे, कितने अधिकारी केंद्र में काम करेंगे, कितने राज्य में। अगर केंद्र बोल देता है कि हाँ भाई ये अधिकारी राज्य में आना चाहिए, तो राज्य की सरकार उसको कुछ दिनों के अंदर रिलीव कर देगी। वो दिन कितने हैं ये केंद्र की सरकार बताएगी। तो इस प्रकार के 2-3 नए नियम कानून बना दिए गए थे। हालांकि इन नियम कानूनों के अगेंस्ट अपोजिशन आया था। उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना सबने अपोज किया था। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी के लिए इस आइडिया को ग्राउंड लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि राज्य की सरकारों का गुस्सा बैकलैश आ सकता है। जी, इस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज, इंडिया और वियतनाम ने एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यहां पे साइन किया है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि भाई देखिए, अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, ये भाई गए कहां पे? वियतनाम पे जाके यहाँ पे ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट और इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 ये साइन किया गया। तो बेसिकली ये एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। अगर हमारे जहाज वियतनाम के किसी पोर्ट पे जाते हैं, वहां पे फ्यूलिंग कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, हमारा क्रू वहां पे रुक सकता है। सिमिलरली वियतनाम के जहाज अगर इंडिया के किसी पोर्ट पे आते हैं, तो वो भी फ्यूल वगैरह ले सकते हैं, आराम वगैरह कर सकते हैं। तो बेसिकली एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो कि हमने क्वाड की कंट्रीज के साथ, फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया के साथ साइन कर रखा है, यूएस के साथ लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन कर रखा है 2016 में, कुछ ऐसा ही लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हमारे यहाँ पे हमने वियतनाम से भी साइन किया। तो अब वियतनाम की मिलिट्री फैसिलिटीज का एक्सेस हमारे पास है और वियतनाम के पास इंडिया की मिलिट्री फैसिलिटीज का एक्सेस है। फिर इंडिया और वियतनाम के जो बॉसेस हैं, डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने मिलकर $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट भी साइन की है, जिसके चलते हम $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे वियतनाम को। वियतनाम इसको अपने सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिर वियतनाम के लिए अगर आप देखो तो लैंग्वेज और आईटी लैब स्थापित की जाएगी इंडिया के द्वारा, एयर फोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के लिए, वियतनाम की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। ऑलरेडी हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वियतनाम के साथ 2016 से, उसमें डिफेंस कोऑपरेशन एक पिलर है। धीरे धीरे हम लोग इस डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, डिफेंस पॉलिसी डायलॉग्स बढ़ा रहे हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजेस बढ़ रहे हैं, हाई लेवल विजिट्स हो रही हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। वियतनाम की बात की जाए तो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ वियतनाम बॉर्डर लगाता है? चाइना के साथ, लाओस के साथ, कंबोडिया के साथ। कंबोडिया के रिस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रियाम पोर्ट को लेकर, आज मैं भी डिस्कस करूंगा।
याद रखिएगा, चाइना के साउथ में जो हैनान आइलैंड है ना, हैनान आइलैंड और वियतनाम के बीच में जो वाटर बॉडी है, इसको आप बोलते हो गल्फ ऑफ टोंकिंग। गल्फ ऑफ टोंकिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 2 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज काम आएगी। फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया ने एक वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव शुरू किया, एवासी नाम का। देखिए, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट को बताया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, कि इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ। किस चीज को लेके, टेक्निकल कोऑपरेशन इन अर्बन वाटर मैनेजमेंट। वैसे तो ये एमओयू 2021 में ही साइन कर दिया गया है, इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो वाटर की एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, सैनिटेशन सर्विसेज को इंप्रूव करना, वाटर में सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना, रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना वाटर मैनेजमेंट में, सोशल इंक्लूजन को इंप्रूव करना थ्रू एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब टारगेट रहेगा एवासी का। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे में शेयर करेंगे, अर्बन वाटर सिक्योरिटी को आगे लेके जाएंगे, इससे आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव्स और फुलफिल होंगे। जीएस पेपर 2 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट, रशिया बैक्स यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट्स बट वांट सैंक्शन ऑफ। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, रशिया और टर्की ने मिलकर बातचीत की टर्की के अंदर, और ब्लैक सी का इस्तेमाल करके यूक्रेन अपने ग्रेन्स को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाए, इस बारे में बातचीत हुई। देखिए क्या हुआ है इस समय पे, जो ओवरऑल ब्लैक सी है, इधर आपको ब्लैक सी नजर आ रहा है, ऊपर आपको यूक्रेन नजर आ रहा है, इधर रशिया नजर आ रहा है, इधर टर्की नजर आ रहा है। अब बात यह है कि यूक्रेन के पोर्ट से जब ये वीट निकलेगा, ये वीट इधर से होता हुआ बॉस्फोरस स्ट्रेट से होता हुआ निकल के जाएगा कहां पे, अटलांटिक ओशन में, मेडिटेरियन सी में। पहले मेडिटेरियन जाएगा, फिर अटलांटिक जाएगा। अब आप समझो, यूक्रेन ने जो साउदर्न पोर्ट्स हैं इनके ऊपर माइंस बिछा रखी हैं, ठीक है ना, ताकि अगर रशिया, देखिए बहुत सारे यूक्रेन के सदर्न पोर्ट्स को रशिया ने कब्जा लिया, बहुत सारे ऐसे सदर्न पोर्ट्स हैं जहां पे अभी भी यूक्रेन का कब्जा है, और यूक्रेन ने इनको डिफेंड करने के लिए माइंस बिछा रखी हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन के पास बहुत सारी ग्रेन्स भी हैं जो स्टोर्ड रखी हुई हैं। अब टर्की का यहां पे ये बोलना है, टर्की रशिया के साथ बातचीत करके ये बोल रहा है कि भाई यूक्रेन में जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं इनको बाहर एक्सपोर्ट होने दो। लगभग 22 मिलियन टन ग्रेन्स साइलो में पड़ी हुई हैं यूक्रेनियन पोर्ट्स पे, तो उनको लोड करके एक्सपोर्ट करो। लेकिन उनको लोड करने के लिए जो माइन वगैरह बिछाई गई हैं पोर्ट्स पे, यूक्रेन के द्वारा उनको हटानी पड़ेंगी। अब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि अगर हमने माइन हटा दी तो कल की डेट में रशिया हम पे अटैक कर सकता है और हमारे पोर्ट्स कब्जा सकता है। रशिया बोल रहा है आप चिंता मत करो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और टर्की इस बात की गारंटी ले रहा है कि नहीं नहीं भाई, रशिया ऐसा कुछ नहीं करेगा, हम इस एग्रीमेंट को ब्रोकर कर रहे हैं। मतलब टर्की ये बोल रहा है कि ब्लैक सी के इन यूक्रेनियन पोर्ट से ये जो व्हीट वगैरह हैं, जो भी सप्लाईज हैं, ये निकले ताकि दुनिया भर में जा सके। दुनिया भर में वैसे भी एक सप्लाई ग्लट आ चुका है। ओके, तो अगर ये पोर्ट खुलेंगे तो ब्लैक सी का इस्तेमाल होगा यूक्रेनियन ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, और फिर ब्लैक सी का प्रयोग करके रशिया अपना फर्टिलाइजर भी एक्सपोर्ट कर सकता है। मतलब वो जो ट्रेड चलता था पहले ब्लैक सी के थ्रू, वो फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि इस वॉर में जो ब्लैक सी का ट्रेड है वो लिटरली बंद हो गया है। और इसीलिए बीच में इस एग्रीमेंट को ब्रोकर करवा रहा है टर्की। टर्की यहां पे रशिया के साथ बातचीत करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली में यहां पे एक प्रकार का ऐसा प्लान बन रहा है कि टर्की रशिया मिलकर अपने कुछ म्यूचुअल गेन्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया टर्की से यह चाहता है कि टर्की इस बात को इंश्योर करे कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन और डेनमार्क, ये मेंबर ना बन जाए नाटो की। तो टर्की ऑब्वियस सी बात है बैक एंड लेवल से रशिया को एश्योरेंसेस दे रहा है कि आप चिंता मत करो, मैं इन नॉर्डिक कंट्रीज को मेंबर नहीं बनने दूंगा नाटो का। क्योंकि टर्की के पास वीटो है, टर्की नाटो मेंबर है, तो कल की डेट में नाटो बनने के लिए किसी भी कंट्री को टर्की का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो टर्की ने बैक एंड से बोल दिया कि हम नहीं बनने देंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टर्की रशिया से क्या चाहता है, टर्की रशिया से चाहता है कि जो नॉर्दर्न सीरिया है, नॉर्दर्न सीरिया में जो सीरियन कुर्दिश मिलिटियाज हैं, इसके ऊपर हम अटैक लॉन्च करेंगे। और बैक एंड से सीरियन कुर्दिश मिलिटिया को रशिया सपोर्ट करता है। तो रशिया के साथ बातचीत करके पहले ही टर्की रशिया को बता दे रहा है कि नॉर्दर्न सीरिया में ये जो कुर्दिश हैं, जो कि टर्की के अगेंस्ट बात करते हैं, हम इस पे अटैक करेंगे, तो आप भैया न्यूट्रल रहना। पहले क्या हुआ था कि रशियन एयर स्ट्राइक्स हुई थी जिसमें 37 टर्किश सोल्जर्स मारे गए थे। तो अब टर्की सीधे सीधे रशिया के साथ इंगेज होकर क्या बोल रहा है कि भाई नॉर्दर्न सीरिया में मैं इन कुर्दिश मिलिटेंट्स को मारूंगा, आप चुप रहना यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे टर्की इन्वॉल्व होकर एक बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है और अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तो सीरिया वाली पॉलिटिक्स को रशिया के साथ जोड़ रहा है, दूसरे रशिया के साथ इंगेज करके यूक्रेनियन पोर्ट्स के थ्रू ट्रेड को शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। तो रशिया का भी ट्रेड शुरू हो जाएगा। ट्रेड अगर शुरू होगा तो कहीं ना कहीं कंट्री शांत रहेंगी। जेलेंस्की का बोलना है कि हमने अगर अपने पोर्ट्स में से माइन हटा दी तो रशिया हम पे अटैक कर सकता है। सर्जेई लेवरोव जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बोल रहे हैं हम अटैक नहीं करेंगे।
लेकिन किस हद तक रशिया की बात पे भरोसा कर सकता है यूक्रेन, और किस हद तक अगर रशिया अपना भरोसा तोड़ दे तो टर्की मदद करने के लिए आएगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेके वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस समय पे बहुत टेंशन में होंगे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे मुद्दा जारी है। इसके बारे में अगर कुछ और डिटेल आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और चाइना और कंबोडिया मिलके एक जॉइंट पोर्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रीम नेवल बेस। अगर आप नक्शा देखोगे तो यहाँ कहीं पे आपको रीम नेवल बेस नजर आ रहा है। कंबोडिया में, कंबोडिया किसके के साथ बॉर्डर लगाता है? थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ, वियतनाम के साथ। चाइना के साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लग रहा है कंबोडिया का। गल्फ ऑफ थाईलैंड आपको यहाँ पे बगल में नजर आ रहा है, किसके? कंबोडिया के। अब इस गल्फ ऑफ थाईलैंड में जो रीम नाम का पोर्ट है, इस पोर्ट के अंदर कुछ डेवलपमेंट कर रहा है, इस पोर्ट का एक्सपेंशन कर रहा है चाइना। और इस रीम नेवल बेस के एक्सपेंशन के लिए चाइना कंबोडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। अब ऐसा बताया गया है वेस्टर्न फोर्सेस के द्वारा कि जो एग्रीमेंट है वो बड़े शांत और सीक्रेट तरीके से साइन किया गया है, और यहाँ पे चाइना अपनी मिलिट्री को स्टेशन करेगा। तो कंबोडिया ने ओपनली बोला है कि नहीं भाई, चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस कंबोडिया में नहीं होगा, हम यहाँ पे फॉरेन ट्रूप्स नहीं चाहते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट पेपर की रिपोर्ट बोलती है कि कंबोडियन बेस में चाइनीज मिलिट्री को स्टेशन किया जाएगा, और अगर इस बेस में चाइनीज मिलिट्री आ जाती है तो गल्फ ऑफ थाईलैंड में चाइना का बोलबाला हो जाएगा। बहुत हद तक मलक्का स्ट्रेट के पास पहुंच जाएगा चाइना, हालांकि उससे पास इंडिया है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के थ्रू। तो ये ओवरऑल यहाँ पे हो रहा है। यूएस और जो बाकी कंट्रीज उनका ये बोलना है कि भाई जगह जगह पे घुस के अपने मिलिट्री बेसिस को बढ़ा रहा है चाइना। चाइना का बोलना है कि भाई हम अपने मिलिट्री बेसिस नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारा मिलिट्री बेसिस डिजिबूती में है, आपके मिलिट्री बेसिस तो पूरी दुनिया भर में। तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंबोडिया का तो जो डिक्टेटर राजा है हुन सेन, उसका बोलना है कि भाई हमारे चाइना के साथ रिश्ते जरूर अच्छे हैं, लेकिन हम चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, ना कि हम चाइना की मिलिट्री को अपने आप स्टेशन कर रहे हैं। बट अगर कर भी रहे होंगे तो ओपनली ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चूंकि अथॉरिटेरियन राजा हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि बोल जरूर रहे हैं कि कंबोडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई फॉरेन मिलिट्री पावर कंबोडिया की जमीन पर नहीं आ सकती, बट ग्राउंड लेवल पर यूएस का बोलना है कि भाई सीक्रेटली चाइना अपनी आर्मी को यहाँ पे स्टेशन कर रहा है। ठीक है भाई। जीएस पेपर 2 में न्यूज़ आपको काम आएगा। और कि फाइनल न्यूज़, भाई चाइना ने बोला है कि हम इंडिया के साथ मिलकर श्रीलंका की मदद करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं हमने इंडिया ने कितनी मदद की है, इसकी पीपीटी में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इस न्यूज़ में कुछ खास नहीं है। चाइना की बात की जाए तो रीसेट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो चाइना की तरफ से आई हुआ है 500 मिलियन रेनमिनबी की, लगभग $73 मिलियन। और इंडिया की तरफ से देखा जाए तो इस साल में $3.5 बिलियन की हेल्प दे चुका है। तो चाइना यहाँ पे ओपनली बोल रहा है कि भाई हम देख रहे हैं कि इंडिया ग्राउंड लेवल पे श्रीलंका की बहुत मदद कर रहा है, तो श्रीलंका की मदद के रिस्पेक्ट में हम इंडिया के साथ इंगेज करके मदद करना चाहेंगे। हालांकि इस प्रकार के स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही फालतू हैं। जैसे ही IMF के इन इंगेजमेंट के बाद अपनी डेप्ट क्या नाम से लाइबिलिटी के ऊपर श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया, तो चाइना टेंशन में आ गया था कि भाई पैसा क्यों नहीं चुका रहे हो लोन का। तो आगे आने वाले समय में किस प्रकार से चाइना इंगेज करता है उसको लुकआउट करना पड़ेगा। और श्रीलंका को मदद करने की हमारी एक मजबूरी ये है कि चाइना का अनड्यू इन्फ्लुएंस वहाँ पे ना बढ़ जाए। तो ओवरऑल इस प्रकार के जो पोपले हैं जो कि चाइना समय समय पे देना पड़ता है कि हम इंडिया के साथ इंगेज करना चाहते हैं, ये सब बिल्कुल ही फर्जी और झूठे हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।